बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉर रूम, मैं हूं सौरभ आपके साथ। आपको सीधे हम लेकर चलते हैं यूपी के शाहजहांपुर, जहां पर गंगा एक्सप्रेस वे पर इस वक्त हमारे जो एयरफोर्स के जहाज हैं वो लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। टच डाउन मतलब बस पूरे फोर्स से नीचे आना और फिर दोबारा हवा में उड़ जाना। AN-32, राफेल, जगुआर, Su-30 सारे जहाज जो हैं, C-130 जो बड़ा विमान होता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, वो भी यहां पर जो है आपको टच डाउन करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ मौसम बड़ा खराब है, तेज आंधी तूफान, आपको अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो पता होगा। कल देर रात आज सुबह ऐसा मौसम रहा, वहां भी तेज आंधी चल रही है। इस वजह से थोड़ी देर वहां पर जरूरी हुई इस पूरे प्रदर्शन में। देखिए जैसे अभी ये जहाज था बिल्कुल नीचे आया, छुआ उसने एक्सप्रेसवे को और फिर हवा में उड़ गया। और बहुत सारे वहां पर जहाज हैं जो अभी अपनी कैपेबिलिटी दिखाएंगे। वहां पर विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। जी विशाल, क्या बताया जा रहा है आगे के लिए? तरीके से आसमान में गर्जना हो रही है कि यहाँ का जो माहौल है उसको डिस्क्राइब करना शब्दों में वाकई में मुश्किल है। किस तरीके से न सिर्फ हरकुलस विमान यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजरा है, अब बात कर लिया जाए तो देखिए मिराज अब से कुछ देर पहले गुजरा है और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा अगला विमान आएगा, किस तरीके से टचडाउन करेगा, किस तरीके से भारतीय वायुसेना का जो पराक्रम है वो देशवासियों को दिखाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर टचडाउन हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पर इस टचडाउन की एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे को मैं दिखाना चाहूंगा कि आसपास आप देखिए दूर दूर तक एक्सप्रेसवे में, पहले ये दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्सप्रेसवे में जो आसपास के जितने भी पेड़ हैं उन सभी पेड़ों को आसपास नहीं रखा गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो दुश्मन मुल्क होता है वो एक्सप्रेसवे को टारगेट करता है, हाईवेज को टारगेट करता है ताकि एक जहां से दूसरी जहां मूवमेंट ना हो सके, एयरपोर्ट्स को टारगेट करता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो ये चौथा ऐसा एयर स्ट्रिप है जो कि एक्सप्रेसवे पर बनाया जा रहा है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों को यहां पर लाया जा सके, यहां पर टचडाउन कराया जा सके, यहां पर लैंडिंग कराई जा सके, यहां पर टेक ऑफ कराया जा सके और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से देश सशक्त हो सके, अपना पराक्रम दिखा सके। और जो वायुमंडल में इस समय गर्जना हो रही है सौरभ, वो ये बताती है कि वायुसेना किस तरीके से तैयार है पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जो कायराना हरकत पहलगाम में आतंकवादियों ने की है, किस तरीके से देश जवाब देगा, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज दिया है, वो ये बिल्कुल साफ कर देता है कि आने वाले दिन आतंकवादियों के लिए, उनके आकाओं के लिए, उनके टेररिस्ट कैंप्स के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जो गर्जना हो रही है, जो वायुसेना के फाइटर प्लेन्स की आवाज आ रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और सीमा पार पाकिस्तान में कितने भारी होने वाले हैं। क्योंकि शाहजहांपुर में जो गर्जना हो रही है वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की, फाइटर प्लेन्स की, वो आने वाले दिनों में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उन सभी लोगों के ऊपर जबरदस्त तरीके से गर्जना करने वाले हैं। कितना खतरनाक काम है, जरा अभी तस्वीर दोबारा आपकी स्क्रीन पर आएगी तो आप उसमें देखेंगे। मार्शल साहब आपको बताएंगे। सर जैसे ही जहाज जो है थोड़ा नीचे आता है, आप देखिए कैसे हिल रहा है, बिल्कुल मतलब बताता है कि हवा कितनी तेज होगी वहां पर। देखिए क्रॉस हवा तेज है तो हवा का अलाइनमेंट क्या है, अगर वो क्रॉस अलाइनमेंट है जैसे आप ये देख रहे हैं, क्रॉस अलाइनमेंट अगर हवा का है जो विंड शॉक से पता चलता है, जो पायलट को खबर होती है, तो उसमें इसको लैंड करना, अलाइन करना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट मैनूवर हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे जो पायलट्स हैं, जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग है और जिस तरीके से हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते हैं, उसमें ये एलिमेंट इंक्लूडेड है, इस पार्ट ऑफ सिलेबस। तो व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं, देखिए विंड डायरेक्शन आप देख रहे हैं, वो विंड शॉक्स दिखाई किए थे अभी स्क्रीन पर, और दे आर वर्टिकल टू दी एक्सप्रेसवे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो अगर वैसा है तो हाई विंड स्पीड और पूरे के पूरे आप देख रहे हैं पूरे विंड शॉक्स खड़े हैं, इसका मतलब विंड स्पीड बहुत हाई है। उससे हम नॉर्मली पता करते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये विंड शॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है ये बताता है कि पायलट को क्या करेक्शन करना है टू गेट अलाइन विद द रनवे एंड लैंड। ये देख रहे हैं आप, और अब उसने ये जो आप अभी उड़ता हुआ धुआं देख रहे हैं, ही हैज लैंडेड। लैंडिंग के टाइम में एक स्पीड होती है, टेक ऑफ के टाइम में उसको बढ़ाते हैं, तो उससे जो जेट एग्जॉस्ट निकल रहा है उस वेग को आप देख रहे हैं, और चूंकि धूल वहां पर है तो उड़ रही है। इस तरीके से इसका ये पूरा सीन आपके सामने आ रहा है। और आपने देखा शार्प टर्न,
ये शार्प टर्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं एंटी मिसाइल मैनोवर। अभी तो पूरा दिखाया नहीं है, लेकिन शार्प टर्न से आपको अंदाजा लगता है कि बहुत हाई जी में ये जहाज उड़ सकता है। अद्भुत तस्वीरें और अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन जो आप इस वक्त देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर। खराब मौसम के बीच ये लैंडिंग और टेक ऑफ की कैपेबिलिटी अपनी हमारे भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो दिखा रहे हैं। विश्व में सभी एयरफोर्स में उन्नत तकनीक और कौशल। सौरभ, ये मार्कर्स देख रहे हैं आप, जो 4 लिखा हुआ है जी, यही रनवे मार्कर्स होते हैं, उसको भी लगाया गया है। तो ये सब पोर्टेबल मार्कर्स हैं, उनको लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें बताती हैं, अलाइनमेंट करती है। तो ये एक तरीके से जो आपका रनवे है उसको रेप्लिकेट किया। आई कैन सी 4, आपको पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, वो 4 दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ लाइटेड 4, वो रनवे मार्कर है। अच्छा, और एक्सप्रेसवे पे भी लगाया गया है। अभी एक और चीज़ आप नोटिस करें, जो रनवे है वो एक हायर प्लेटफॉर्म पे है, उसके नीचे एक पूरी बैरिकेडिंग फेंस लगी हुई है। जी हाँ, लिखिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हाईवे कहाँ से गुजरता है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ या कोई पालतू जानवर भी सड़क के ऊपर आ सकता है। ये उसको अवॉइड करने के लिए वो सिलेक्टेड सेलेक्ट के ऊपर बिल्कुल इंश्योर किया गया है कि कोई इस प्रकार की हरकत ना हो जाए कि जब आपके जहाज लैंड कर रहा हो उस समय कोई वाइल्ड बिल्कुल एनिमल रनवे के ऊपर आ जाए। विशाल, बताएं जरा आप। सौरभ, तस्वीर है सुखोई विमान की है। सुखोई विमान ने किस तरीके से टचडाउन किया है और कैसे ये विमान गर्जना भरता हुआ लड़ाकू विमान आगे की तरफ चला जा रहा है। जिस वक्त ये टचडाउन करता है, एक्सप्रेसवे को किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से पूरी तरीके से जो वायुसेना के स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सभी स्टैंडर्ड्स को बाकायदा यहाँ पर माना गया है। और ये देखिए जो लाइन यहाँ पर बनाई गई है, जो व्हाइट लाइन यहाँ पर बनाई गई है, वो वायुसेना के हिसाब से बनाई गई है ताकि कोई भी फाइटर प्लेन यहाँ पर लैंड कर सके, टचडाउन कर सके और सारी क्वालिटीज को, सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो चाहे सुखोई हो, मिराज हो, हरकुलस हो या कोई भी लड़ाकू विमान हो, वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी जो गर्जना है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। उस पूरे इलाके में देखिए बाकायदा यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं सभी लड़ाकू विमान, सभी फाइटर जेट्स। और ये देखिए एक और विमान, देखिए सामने से विमान लाइट दिखती है, यानी कि वो विमान अब लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा है। तो कम से कम यहाँ से देखिए पूरा सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा कि कैसे लड़ाकू विमान आता है, फाइटर जेट आता है, तो कैसे वो एक्सप्रेसवे के करीब आकर के अपनी हल्की सी गति को कम करता है क्योंकि उसको उस समय लैंड करना होता है। देखिए कि टचडाउन जो होता है वो किसी भी विमान के लिए, फाइटर जेट के लिए एक्सप्रेसवे पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए जैसे ही उसने टच डाउन किया है किस तरीके से जो धुएं का गुबार है, या यूं कहें कि जो एयर का गुबार होता है, आसपास जो एयर होती है वो किस तरीके से दूर जाती है, किस तरीके से अपने से दूर चली जाती है, कैसे पूरा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए फाइटर विमान सामने जाकर के आसमान में सीधा ऊपर जा रहा है। माहौल को देखना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। सीधा आकाश में, मानव आकाश में चला जाएगा ये फाइटर जेट। और ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक, किस तरीके से ये फाइटर जेट, लड़ाकू विमान लगभग आंख से ओझल हो गया है और हवा में करतब दिखाते हुए 90 डिग्री से ये सीधा जाता है। और ऐसे में इसका अंदाज इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशाल, वहां अनाउंस करके बताया गया अभी जो जहाज आया वो कौन सा था? कर सकता है हवा से। सौरभ, कुछ टेक्निकल पहलू ऐसे हैं कि हम लोगों को अपनी जो जगह है वो अच्छे विजुअल्स के लिए चूंकि छोड़नी पड़ गई है और अनाउंसमेंट फिलहाल इस समय यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम भी ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल जो जहाज अभी ऊपर गया है लड़ाकू विमान वो कौन सा था, लेकिन चूंकि अनाउंसमेंट वहां हो रही है, वहां से हम लोग थोड़ा दूर आ गए हैं बेहतर विजुअल्स के लिए। तो फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है कि जो ये देखिए सौरभ, आपसे मैं बात कर रहा हूं, एक विमान का जिक्र हो रहा है और पीछे से दूसरा विमान आ जा रहा है। पीछे से दूसरा जो लड़ाकू विमान आया है उसकी येलो लाइट्स यानी कि लैंडिंग लाइट्स इस समय नजर आ रही है, टच डाउन करने जा रहा है। और ये देखिए बात करते करते उसने टच डाउन किया और किस तरीके से ये गुबार दिख रहा है धूल का, हवा का, एयर प्रेशर का। और उसके बाद ये विमान देखिए टच डाउन करने के बाद, करतब दिखाने के बाद 90 डिग्री से एक बार फिर से ये विमान सीधा हो रहा है।
सीधा हवा में जा रहा है और लैंडिंग करने के बाद जो विमान की लाइट्स होती हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाती है, यानी कि अब ये पूरी तरीके से टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ 90 डिग्री पर कर रहा है सौरभ। ये देखिए इस फाइटर जेट की आवाज। मानो आसमान में चला जाएगा ये जहाज, ये फाइटर विमान। जब सोचिए कि ये पीओके में जाएगा, जब ये सीमा पार जाएगा तो किस तरीके से दुश्मनों पर पूरी तरीके से बमबारी करेगा, किस तरीके से आतंकियों के मंसूबों को खत्म करेगा, उनके कैंप्स को निस्तनाबूद करेगा, टेररिस्ट कैंप को पूरी तरीके से नष्ट करेगा। तो ये पूरी ड्रिल, पूरी एक्सरसाइज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर हो रही है, वो ये बताती है कि देश कितना मजबूत हो चुका है, वायुसेना किस तरीके का पराक्रम दिखा रही है। ये गर्जना कोई आम गर्जना नहीं है, ये गर्जना सीमा पार भी जा रही होगी और पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम आतंकियों के आका इस समय थर थर कांप रहे होंगे इन गर्जना भरी आवाजों को गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से सुन करके। सौरभ, बहुत शानदार तस्वीरें। और आपने देखा, मैं तो देखता रह गया सर, कितनी एक जहाज तो पूरा उसने टच डाउन किया और दूसरा बहुत लो, बहुत देर तक वो फ्लाई करता रहा, मतलब जैसे शायद कुछ फीट बस जमीन और उसमें अंतर था जहाज में। सौरभ, ऐसा है कि ये जो जहाज यहाँ दिखाए जा रहे हैं, चाहे रफाल हो और चाहे Su-30 हो और चाहे ये आपका जागुआर हो, इनकी लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो ये सारे के सारे ये करतब दिखा सकते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन उस वक्त जो लैंडिंग हो रही थी और क्या इनको अपना वो दिखाना था, दर्शकों के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि हमारी क्षमताएं क्या क्या हैं। ये क्षमताएं ये बताती हैं कि वॉर पीरियड में आप सोचेंगे इसका इस्तेमाल क्या होता है, जब हमें टेरेन हगिंग होकर के जाना पड़ता है जिससे कि दुश्मन के रडार हमें देख न सकें, तब ये चीज़ें बड़ी काम में आती हैं। उसी वक्त के लिए ये मैनोवर देखना जरूरी है। एक मैनोवर आपने और देखा जो उसने लूप लिया, वो लूप मैनोवर भी बताता है अगर उसको शार्पर लूप लेते हैं आप तो बहुत सारी मिसाइल्स को आप अपने रास्ते से हटा सकते हैं। जो लास्ट मोमेंट होता है, आपका जो ट्रैक होता है इतना वीक पड़ जाएगा, खासतौर से मैं पीएल जो आप बात कर रहे थे PL-15 के, PL-15 के संदर्भ में बोलना चाहूंगा कि PL-15 जो है लास्ट जो उसकी कनेक्टिविटी है वो उस ब्लिप के सहारे ही है, जो ट्रैक उसको मिलता है। और अगर आपने शार्प मैनोवर किया और ट्रैक वीक हो गया तो लॉक छूट जाएगा। तो ये सारे एंटी मिसाइल मैनोवर्स कहलाते हैं फॉर ऑल दीज मिसाइल्स, जो चाहे बियॉन्ड विजुअल रेंज हो या ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स हों, उनसे छुटकारा पाने का एक तरीका है। वो भी एक मैनोवर यहाँ दिखाया गया। दूसरा मैनोवर ये दिखाया गया कि अगर विंड स्पीड इतनी हाई भी हो, सरफेस विंड स्पीड, तब भी ये जहाज अलाइन होकर लैंड कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता है। इसको समझने के लिए जो दिग्गज पायलट हैं वही समझ पाते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास इस तरह के पायलट्स हैं जो काम कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, हमारे पायलट्स की जो क्षमता है या जो उनका स्किल लेवल है वो वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द पायलट्स का हमने एक्सरसाइज की हुई है, उन सबसे भी बेहतर मानी जाती है। हमने KKD में एक्सरसाइज की थी कलाईकुंडा में, जो पॉपुलर है कलाईकुंडा के नाम से, और अमेरिकन के साथ की थी। अमेरिकन बिल्कुल स्तब्ध थे कि भारतीय जो हमारे पायलट्स हैं उनकी क्षमता और स्किल लेवल इतनी हाई है। उनको विश्वास नहीं था क्योंकि वो उस जमाने में उनकी पहली एक्सरसाइज थी। उन्होंने देखा कि ये जो रशियन एयरक्राफ्ट को भी इस भली भांति उड़ा सकते हैं कि वो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को चैलेंज कर सकता है जो टेक्नोलॉजी की सुपीरियर है, जिसका आपने देखा अभिनंदन के केस में ये मुकाबला हुआ था। और उस वक्त चूंकि उनके अपने सामान की के उसमें आंच आई थी उसकी प्रतिष्ठा में, तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन अंदर में मन में माना कि नहीं, ये मशीन ही सिर्फ जरूरी नहीं होती है, और मशीन को चलाने वाला उससे ज्यादा जरूरी होता है। और दत्ता साहब इस बात भली बात बताएंगे क्योंकि ये तो एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस के रहे हैं। एक चीज मैं पूछ लूं सर आपके पास आने से पहले, जब यहाँ पर सुखोई विमान आया तो मैंने थोड़ा नजदीक, क्योंकि मेरे बगल में खड़े तो मैंने कहा लव दिस एयरक्राफ्ट, ऐसा क्या खास है? मैंने इसलिए कहा कि एक तो जहाज ये भारी भरकम है, लेकिन जो इसकी मैनेवरेबिलिटी है वो फिनोमिनल है। उसके लिए थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है इसमें आप अपने जो पायलट्स के पास स्टिक होती है उससे वो जब मूव करता है तो जो इंजन का डिफरेंशियल प्रेशर आता है और वो प्रेशर उसको बहुत क्विकली मैनेवर करता है। तो ये एजिलिटी इतने बड़े एयरक्राफ्ट की ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े एयरक्राफ्ट में ये एयरक्राफ्ट एक और मैनेवर करता है जिसे कोबरा मैनेवर कहते हैं। वो पहली बार जब आया था, इट गो वर्टिकली अप और फिर उसका इट कम्स डाउन।
you pull the engines back, engine stops and it falls like a stone. ये कोबरा मैनोवर जो है वो कोबरा मैनोवर इसलिए कहलाता है कि आपने ऐसे किया, डीप डाइव किया और फिर अपने टारगेट पर डंक मारा। अच्छा, नहीं उसका दूसरा क्या है ये भी रशियन है। नहीं ये रशियन कोबरा मैनोवर का जब अगर कोई आप लॉक ऑन हो गए हैं, कोई मिसाइल लॉक ऑन हो गई है, तो ये कोबरा मैनोवर का मतलब है कि मिसाइल लॉक ऑन हुई, इसने कोबरा में आके एकदम 190 डिग्री का उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, मिसाइल ऊपर निकल जाएगी और जहाज नीचे आ जाएगा। एब्सोल्युटली। पर ये जो चल रहा है जो एक्सरसाइज, दो तीन चीजें अभी आप देख, जो पहले गए टच डाउन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 मिनट के नोटिस पे एक जहाज निकला, दूसरा पीछे आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो यही कारण है अलग अलग तरह के जहाज़ों को प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल हो रहे हैं, चाहे वो सामान ले जाने वाले हों या फिर फाइटर हो या इंटरडिक्शन वाले हों, बॉम्बर हो, हर तरह के जहाज़ों का यहाँ पर एक प्रैक्टिस की जा रही है और एक कोऑर्डिनेशन जो दिखा रहे हैं वो ग्राउंड, एयर और एयर टू एयर, मतलब उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, ये बहुत अहमियत रखता है। एक और जो और डेमोन्स्ट्रेशन इसमें हुआ है, आपने देखा इसके अंदर हमारे जो हरकुलिस एयरक्राफ्ट, उसके बाद हमारे जो बॉम्बर्स हैं, हमारे फाइटर, इंटरसेप्टर्स, ये पूरा कॉम्बिनेशन है। जब भी कोई पैकेज दुश्मन के ऊपर हम लॉन्च करते हैं वो एक कॉम्बिनेशन के साथ जाता है कि अगर हमारा ये लो स्ट्राइक जा रहा है उसको कवर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट ऊपर रहते हैं, इसके साथ साथ में हमारे वो जिसको एवाक्स बोलते हैं वो भी कार्रवाई कर रहे होते हैं, जो एक एरियल प्लेटफॉर्म पूरी एक थिएटर को कंट्रोल करते हैं कि अगर दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है वो कहाँ से हुआ है, किस एंगल से आ रहा है, ताकि जो हमारे इंटरसेप्टर उसको इंटरसेप्ट कर पाए। और जो हमारा पैकेज जा रहा है दुश्मन के ऊपर अपना पेलोड डिलीवर करने के लिए, उसको बाधित ना हो, तो ये इसको हम पैकेज बोलते हैं। तो पैकेज के तरीके से ये पूरी जो एक्सरसाइज चल रही है, इसके अंदर मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे रीलोडिंग करनी पड़े एम्युनिशन की, मिसाइल्स की, वो हमारा कौन सा जहाज लेके आएगा, C-130 हरकुलिस। आप इसको आप रीलोड कर सकते हैं, रिहाम कर सकते हैं, रिहाम करने के बाद वो टेक ऑफ कर सकता है और जो एरिया सेलेक्ट किया जाता है उस एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का डीसी, वहाँ का एसपी, उस इलाके के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उस इलाके के अंदर का नियरेस्ट जो पेट्रोल डिपो है, चाहे आईओसी का हो, जिसका हो, आपको किस प्रकार का फ्यूल चाहिए वहाँ पे फ्यूल मुहैया कराया जाएगा। अगर रिफ्यूलिंग की आवश्यकता हो तो ये क्या होता है कि पूरा इसको हम बड़े हायर लेवल में भी कोऑर्डिनेट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ये रनवे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये HADR ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है, कोई रिलीफ ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है। उस हालत के अंदर इट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एयरफोर्स, आपके जो आर्म फोर्सेस, आपके जो मेडिकल एसेट्स हैं, आपकी एम्बुलेंसेज हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे लोग इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्लान के अंदर शामिल होते हैं। तो जो कह रहे हैं ना सौरभ, यहाँ पे जो दर्शकों में जिज्ञासा रहती है कि एक्सरसाइज क्यों होती रहती है। इस एक्सरसाइज में हम जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जैसे दत्ता सर ने बोला कि भाई जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें सिविल मिलिट्री फोर्सेस कंबाइन करती हैं, अब आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं जो मिनट टू मिनट सब समझ सकें और उसको कार्यान्वित कर सकें। और एसओपी में एक खास बात और होती है, जब हम एसओपी बनाते हैं तो उस वक्त कौन सा डिजिग्नेशन क्या काम करेगा और किस टाइम पैटर्न पे करेगा, वो सारा उसके अंदर लिखित होता है। तो ये सारी चीज़ें आज आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वॉर टाइम में ये चीज़ें आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। सबको अपना रोल पता है, सबको अपना काम पता है, सबको अपने टुकड़े का हिस्सा, अपने हिस्से का जो टुकड़ा वाला जॉब है वो पता है। ये जोड़ना और फिर बाद में उससे प्रहार करना, यही क्षमता को आप वो कहते हैं ना, होन करते हैं, स्किल को बनाते हैं इन एक्सरसाइजेस के जरिए। तो एक बार जब मेरा मन का सवाल, एक बार जब पायलट उड़ जाता है, अब जैसे यहाँ पर है, अपने एयरबेस से कितनी दूर वो यहाँ आया होगा ये जहाज लेकर के, उसके बाद एक बार निकला वो एयरफील्ड से अपनी दूर, तो उसके बाद किसी से कांटेक्ट में नहीं होता? नो, ऐसा तो कभी एयर स्पेस में होता ही नहीं कि आप कांटेक्ट में नहीं हैं। Okay. आप अपने ही एयर स्पेस में हैं। तो अगर आप पूरे स्पेस की कल्पना करें तो एक होता है एरिया डिफेंस डायरेक्टिंग सेंटर, तो यू हैव डायरेक्टिंग सेंटर्स ऑल ओवर, देन यू हैव योर ओन एरिया। पूरे हमारे जो देश की एयर स्पेस है ये डिवाइडेड है डिफरेंट सेक्टर्स में और लोकलाइज सेक्टर्स में।
जो हमारा जो एफओ स्टेशन होता है उसका अपना एक सेक्टर होता है नॉटिकल माइल्स में, फिर इन पूरे को कवर करने के लिए एक सेक्टर होता है, तो इट्स ऑल कवर्ड। एट नो टाइम यू आर टोटली आउट ऑफ, यू आर ब्लाइंड और यू आउट ऑफ कम्युनिकेशन। और एक बार जब लेकिन अभिनंदन जैसे वहां चले गए थे, वो क्रॉस ओवर कर गए थे, उनके साथ दूसरी उसको भी चीज़ वार्निंग दी गई थी। हाँ। हमारे जो कंट्रोलर थे, जो एडीआर की बात कर रहे हैं, उसने बोला यू आर क्रॉसिंग द एलसी, उसको बोला, लेकिन वो इतना हॉट चेस में था, उसने बोला इसको तो छोड़ना नहीं है मैंने F-16 को। उस चक्कर में वो उस स्पीड के अंदर पता नहीं चलता कि सौरभ, बहुत मुश्किल से F-16 को मारने का चांस मिलता है। पर ये कई बार जैसे लोग छोड़ते कहते हैं, कैसे? ये जो रिहर्सल की बात आप कर रहे थे कि लोग कहते हैं पीस टाइम में तुम करते क्या हो। पीस टाइम में यही सब प्रैक्टिस होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, रिहर्सल होते हैं, पसीना बहाया जाता है। जितना ज्यादा पसीना बहाते हैं लड़ाई में उतना खून कम बहता है, क्योंकि लड़ाई में हम ये नहीं हो सकता कि हम सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं। लड़ाई में विनर ही होना है, जीत के ही More you sweat in peace, less you bleed in. नहीं, अभी सोचो आप अभिनंदन हो, आपके पीछे आगे F-16 है, आपने लॉक ऑन ले लिया उसके ऊपर, अभी पीछे से बोल रहा रुक जा, मैं अब कहां से रुकूं, अब तो मैं लॉकडाउन हूं, अब नहीं रुक सकता मैं, अब मैं लॉक ऑन करके अब मिसाइल में फायर करूंगा, उसके बाद मैं टर्न बैक करूंगा। अब वो मिसाइल फायर करने लोग, अभी क्या था कि ये जो पैकेज इनका आया था पाकिस्तानियों का, इन्होंने ये ऐसे बेट था, ये इनको मालूम था कि इंडियन एयरफोर्स रिस्पॉन्स करेगी। इन्होंने जब ये पैकेज भेजा, साथ साथ में इन्होंने अपने जो ग्राउंड बेस्ड जो मिसाइल सिस्टम थे, इनके सैम 7 वगैरह थे, उनको भी उस एरिया में डिप्लॉय किया हुआ था। ये कौन सा एरिया था? ये वही पुंछ राजौरी वाला सेक्टर, नौशेरा सेक्टर। तो इन्होंने वो जो लाम वैली एक बनती है, उसके सामने खोरेटा वगैरह इनका आता है, वहां पे इन्होंने ये सारे जो ग्राउंड टू एयर मिसाइलें लगा रखी थी। उसके बाद ये पैकेज भेजा, उसके बाद हमारा रिटेलिएटरी आया, तो अभिनंदन ने उसको मार गिराया, और अभिनंदन को जो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल थी उसने अच्छा, ये भी बहुत लोग नहीं जानते नहीं जानते। he was hit by something which was sent from ground. क्योंकि हिट हो गई, उसने अपने आप को इजेक्ट कर दिया, और देन ऑफ कोर्स। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि वीरता हम किसे कहते हैं? वीरता हम कहते हैं कि जब दुश्मन आपकी जद में हो तो आप अपने जीवन की परवाह नहीं करते। बिल्कुल नहीं, वीरता है। लड़ाई जो उस वक्त अगर उनको बताया जा रहा था उनके एयरक्राफ्ट में कि आप पाकिस्तानी एयर स्पेस में जा रहे हो, एलसी क्रॉस कर रहे हो, तो वो रुक सकते थे, लेकिन वो रुके नहीं, और उनको वो टर्न बैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब तुम आए हो तो सबक सीख ही लो। लड़ाई जीतने में दीवानगी चाहिए होती है। सही बात। वो चाहे विक्रम बत्रा हो, मनोज पांडे हो, अभिनंदन हो, ये सब जब तक वो दिमाग के अंदर दीवानगी, पागलपन नहीं होगा ना कि मैंने इनको हटाना, फेंकना, बाहर खत्म कर देना, तब तक आप ये सोच लो कुछ ये जनून है, जनून। जिन लोगों ने जंग में हिस्सा लिया है, आप उसको पूछे, एक नशा है ये। जब दुश्मन आपके सामने आ गया और दुश्मन को मारने का मौका मिला, और आपने जब मारा और दुश्मन गिरा, वो जो आपको इलेशन मिलती है, वो 4 पैक रम पीने के बाद भी नहीं मिलती। सही बात है। ये वॉर रूम है, इसलिए इन शब्दों को मेरे वो 7 टेन्योर पूरे बॉर्डर पे यही काम करते रहे पूरे टाइम, एलसी पे फायरिंग, और जो आज ये पाकिस्तान अपने आबैल मुझे मार कर रहा है ना, सीज फायर वायलेट कर रहा है, इसका खामियाजा उनको समझ में नहीं आ रहा भी कि हो कैसे रहा है, क्योंकि हम करते रहे। उनको पता है कि किस प्रकार से जो उनको कैजुअलिटी हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, जो उनके बंकर बर्बाद हो रहे हैं, जो उनकी पोस्ट खत्म हो रही है, बहुत ही जबरदस्त। सर, अब ऐसी कुछ और खबरें भी आ रही हैं, ये तो आपने देखा ही, बड़ा बहुत ही अद्भुत शानदार तस्वीरें जो आपने गंगा एक्सप्रेस वे की देखी। कुछ और खबरें लेकर हम लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। पाकिस्तानी पूछ रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री कहां है। एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर और आई, इसलिए हम लोग जाते जाते इसको भी देखें। ये 17 की बात हो रही थी। एक और बड़ा रिलायबल मशीन है ये वर्कहॉर्स है। जैसे आपने C-130J को, हरक्यूलिस, सुपर हरक्यूलिस को देखा, हमारा AN-32 एक ज़माने में जिसकी बात उन्होंने की, वर्कहॉर्स होता था। अब AN-12, उसके बाद AN-32, अब ये IL-76। नहीं, IL-76 तो मान लीजिए थोड़ा स्पेशल ऑपरेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। वर्कहॉर्स में AN-32 अभी भी आता है, उसको ये उसका एक पार्ट बनेगा 130J, और आप देखेंगे स्लोली। हेलीकॉप्टर्स की मेन क्या उपयोगिता होती है सर, मतलब वॉर टाइम में? सर, लॉजिस्टिक्स चेन को मेंटेन करना, सप्लाई चेन को मेंटेन करना, ट्रूप्स के मूवमेंट को मेंटेन करना, स्पेशल फोर्सेस जिस दत्ता साहब टाइप के जो लोग हैं उनको अपनी जगहों पहुंचाना,
ये सारी Rescue बहुत बड़ी operation, rescue rescue operation, operation, medical casualty evacuation, evacuation. there's so many ये roles. असल में क्या वर्टिकल चाहता ना ऊपर, और फ्लेक्सिबल बहुत है, इसको बहुत लंबा रनवे नहीं चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, उड़ के सर, फिर अब आपने छेड़ दिया, थोड़ा स्पेशल फोर्सेस की अपनी का कहानियां तो सुना दीजिए दर्शकों को। खिलाओ ना भाई। अब ऐसा चलिए है कि मेरा जो स्पेशल फोर्सेस का एक्सपीरियंस है वो हमने जो सबसे पहले भारत की पहली काउंटर टेररिस्ट ये बता दिए एयरबोर्न, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरबोर्न। अगर आप देखेंगे मैंने एक बैज पहना है, ये बैज मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। ये बैज जो है ये स्पेशल ग्रुप हमारा एक पहली जो फर्स्ट काउंटर टेररिस्ट एंड स्पेशल फोर्स थी जिसके मल्टीपल रोल थे। मतलब वो भारत के अंदर भारत के बाहर जहाँ भी हमारा कोई दुश्मन हो हम उसके ऊपर उसको एंगेज कर सकते थे, वो क्षमता थी। तो ये कैब बैज जो हमने बनाया था इसमें आप देखेंगे त्रिशूल है एक। त्रिशूल क्या है? द किलर ऑफ इवल। ठीक है, टेररिज्म क्या है, टेरर क्या है, इवल, किलर ऑफ इवल। विंग्स दर्शाते हैं कि हम एयरबोर्न थे, हम हवाई जहाज के जरिए या पैराशूट के माध्यम से कहीं भी दुनिया में जा सकते थे। और इसका मोटो है साहस की विजय, हु डेयर्स विंस। अगर आप SAS ब्रिटिश की बात सर करें, लीजिए, आप जो बता रहे थे वो तस्वीरों में देखने लगा। स्लेटरिंग शुरू हो गई। इस तरीके से जो हमारे कमांडोज होते हैं, सैनिक होते हैं, वो बगैर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरे। इस तरीके से आप देखें, आपको बॉम्बे का ध्यान दिखा, करते हैं। बॉम्बे का याद होगा जो बॉम्बे टेरर अटैक हुई किस प्रकार से यही लोग काम आए। घर की छत पर वो स्लिदरिंग के द्वारा इसको स्लिदरिंग बोलते हैं। इसके अंदर कमांडो जो हैं हवाई जहाज से एक रस्से का इस्तेमाल करते हुए नीचे आ रहे हैं। ये हम एक स्टिक की अगर बात करें, 10 लोग तकरीबन 20 सेकंड में अंदर आ सकते हैं नीचे। इसमें थोड़ा स्लो कर रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन जब हम ऑपरेशन में निकलते हैं 1 2 3 4 एक के ऊपर एक नीचे निकलता है। नहीं चलता सर, ये विजुअल इंपैक्ट है जिससे कि लोग देख भी सकें। 20 सेकंड में सारे उतर गए, कोई देख नहीं पाएगा 20 दर्शकों सेकंड में। में 10 लोग नीचे आ सकते हैं, आते हैं। ये स्पेशल रस्सी होती है जैसे, और ग्लव्स के साथ कितनी पकड़ने ऊंचाई से सर? ये तकरीबन 30 मीटर 30 मीटर। हमने भी किया सर, ये खाली स्पेशल फोर्सेस नहीं करती, इन्फेंट्री बटालियन जैसे हमारा भी टास्क है इस तरह का। काफी प्रैक्टिस की हमने पूरा स्लिदरिंग इसके करने अंदर का। कोई सेफ्टी नहीं है, आपके सिर्फ दस्ताने हैं और वो रस्सा है। आप अपने हाथ की ताकत से अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और अगर हाथ छूट गया तो आप सीधा सौरभ, नहीं एक खास बात होती है इनकी, आप प्रोफाइल से समझ सकते हैं और इनकी प्रोफाइल से भी। अगर आप ऐसे फोर्सेस में हैं तो आपको अपना वजन कंट्रोल में रखना पड़ता है कि हाथ आपका वजन संभाल सके। ये नहीं कि आपका हाथ आपका वजन भी वो लोड। स्पेशल रस्सी होती है, 2 रस्सी एकदम से उसे फिसलते हुए और सीधा ये क्या फुल कम्बैट लोड। हाँ, आपका पूरा कम्बैट लोड, आपका आर्म्स एमिनेशन, हथियार, उसके साथ आप नीचे आए। वो समेत छोटी आपकी राइफल, सब कुछ। तो अगर आपका वजन कम से कम है तो काम आएगा और भी सामान लेके जा सकते हैं। राशन, सर्वाइवल राशन, एमनिशन, सर्वाइवल एक राशन। सवाल सर मेरे मन में, जो क्रॉस बॉर्डर कभी रेड्स होती हैं, जो होती ही हैं, अब हमें उसको कभी ओन करें, कभी बताएं दुनिया को, चाहे ना बताएं, लेकिन छपता रहता है, लोग पढ़ते रहते हैं, उनमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टारगेट आप कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि नॉर्थ ईस्ट में एक अम्बुश हुआ था हमारी फोर्स के ऊपर, और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस हमारे गए थे कहाँ, म्यांमार। वो हेलीबॉर्न ऑपरेशन। आपने तो देखा ये- होताबाद का सबसे पॉपुलर हेलीबॉर्न ऑपरेशन है। हाँ, वो होताबाद में अमेरिका- ओसामा बिन लादेन के लिए अफगानिस्तान से बिल्कुल। वो हाँ, क्या- तो ये हेलीकॉप्टर से काफी ऑपरेशन होते रहते, क्योंकि इसके अंदर क्षमता, जो स्लिदरिंग वाली जो बात है, ये कहीं भी छोटी सी भी क्लियरिंग है, ये जंगल के अंदर भी इनको उतारा जा सकता है, वहां भी उतार के फटाफट जाके ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत फायदा होता है। घर की छत पर बॉम्बे में उतारा गया था, जब आपने देखा होगा मुंबई अटैक के 26/11 में, 26/11 तभी भी यही काम किया था, तभी भी स्लिदरिंग की गई। सर कुछ कैपेबिलिटी स्पेशल फोर्सेस की, सब कुछ। एक्चुअली स्पेशल फोर्सेस का क्या मतलब है, आप एयर, लैंड, सी, अंडर वाटर, आप किसी भी माहौल के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। हर एक चीज़ की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक स्पेशल फोर्सेस का आदमी नॉर्मल कन्वेंशनल आर्मी के मुताबिक 1:10 का रेशो आप लेके चलें। वो एक आदमी वो 10 आदमी का काम कर सकता है। वो बोट भी चला सकता है, अंडर वाटर जा सकता है, हवाई जहाज चलाने की अगर इमरजेंसी पड़ जाए वो भी कर लेगा, पैराशूट से जंप मार लेगा, उसको एक्सप्लोजिव बनाना, उसको फर्स्ट एड देना, वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना, हर एक प्रकार की जानकारी उसको होती है। तो क्या 1 मैन आर्मी होता है वो?
क्योंकि अगर जब आप दुश्मन के पीछे जाते हैं तो आपकी भाई बहुत छोटी टोली जाती है, वो छोटी टोली जाके दुश्मन के पीछे काम करती है और दुश्मन की मच लार्जर फोर्स को क्या करती है, डिप्लॉय करवा देती है। वो उनको ये नहीं होता कि पीछे से कहाँ से हमला होने वाला उनके ऊपर। और उनकी पावर क्या है, मेरे साथ कम्युनिकेशन है, मेरे हवाई जहाज मेरे साथ कम्युनिकेशन में है, मेरी हेलीकॉप्टर है, मेरी आर्टिलरी है। तो मैं हालांकि 4 आदमी हैं हम, लेकिन हमारे पीछे इतनी बड़ी फायर पावर है। हमने बोला सर टारगेट डेट रेफरेंस जो भी दिया मैंने वो उसके बाद दे धनाधन हो गया, और मैं उसके बाद करेक्शन कर रहा हूँ उसकी। अगर मेरे पास लेजर डेजिग्नेटर है, मैंने टारगेट डेजिग्नेट कर दिया, हवाई जहाज आया उसने लेजर बम मारा उसके ऊपर और उसको तबाह कर दिया। ये एक कैपेबिलिटी है स्पेशल फोर्स की। तो 4 आदमी वो काम कर सकते हैं जो दुश्मन का एक ब्रिगेड में नहीं कर सकता। और ये खौफ पैदा कर देते क्योंकि उनको क्या है कि पता नहीं चलता कहाँ पे है, छोटी सी टीम है, 4-5, ये बहुत बड़ी ताकत क्या है। इतनी ही तादाद में जाते हैं स्पेशल बस फोर्सेस? इतने। 4-5 लोग ही जाते हैं। 4-5 लोग। अब देखिए, जैसे सबने अच्छा याद दिलाया, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका के कमांडो उतरे थे ना, कुछ वैसी काबिलियत आपको यहाँ पर दिखाते हुए हमारे जो जवान है वो दिख रहे हैं। और बहावलपुर में और लाहौर में भी भारतीय सेना के इस ऐसे ऑपरेशंस हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ी सर, यह पाकिस्तानियों को बखूबी जो है पता होगा। अद्भुत, बहुत गजब की तस्वीरें हैं ये जो आप देख रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं शाहजहांपुर की। इतनी आर्म्स होती हैं फौज की, अब हर किसी को नहीं डिस्कस किया जा सकता। बिल्कुल क्योंकि इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, हर व्यक्ति के जिम्मे एक स्पेशल काम, कोई स्पेशलिस्ट है एक काम। पर जब लड़ाई होती है तब सब मिलके करते हैं। तो कोई अकेला अगर मैं बोलूँ खाली इन्फेंट्री कर ले, या जैसे स्पेशल फोर्स बोले ये गए तो उनके साथ इनकी सपोर्ट आर्टिलरी है, एयरफोर्स है, हेली अटैक करते हैं, आपने ये सब चीजें। सर अभी चर्चा आपने बहुत सुनी, मीडिया में भी आया थिएटर कमांड। ये चर्चा क्यों आई और वाई जितनी एडवांस्ड आर्म फोर्सेस में थिएटर कमांड्स होते हैं, क्योंकि उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बनाना पड़ता है। क्योंकि सारी जो आपकी ताकत है, चाहे मरीन की हो, चाहे आपकी आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की हो, आपको एकजुट करना पड़ता है। और जितना अच्छा आप एकजुट कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं, देख मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी, कि जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इंडियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इसमें इतना ज़्यादा फर्क है। हम इतने आगे इतने पीछे हैं क्योंकि सिर्फ आतंकवाद को लॉन्च कर सकते हैं। आतंकवाद क्या करता है, जो लोग सोए हुए हैं, जो टूरिस्ट हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, निर्दोष लोग हैं, उनको जाकर के आपने मार दिया। ये कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ना है तो फौजों को ललकारो, फौजों के साथ लड़ो। वो आर्किटेक्चर है ही नहीं पाकिस्तान के बाद। जो पाकिस्तान आज इतना थर-थर काँप रहा है, वो इसीलिए काँप रहा है कि लड़ाई लड़ने के लिए कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नहीं है। उनको पता है कि हम कितना मिसमैच है। कोऑर्डिनेटेड लड़ाई होती है, जैसे मैंने बताया, जैसे आप पूछ रहे थे, टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, एयर डिफेंस है, इंजीनियर है, सिग्नल्स है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये सब मिलकर जो प्लान बनता है वो कोऑर्डिनेटेड लड़ाई की पाकिस्तान में आज कमी, क्योंकि उनका काम है 4 आदमी भेजो भैया, नियतों को मार दो, यही काम है इनका। ये सर बड़ा आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द की, जैसे पाकिस्तान के कुछ लोगों को मैं सुन रहा था उनकी टीम पर, हमारी फौज बड़ी बैटल हार्डेड है। क्या मतलब है बैटल हार्डेड? ये क्या बैटल हार्डेड है, ये रोज वहाँ पे पिट रहे हैं, किससे, BLA से, TTP से, तालिबान से, इनकी बैटल हार्डेड वो है, पिट रहे हैं लगातार। भारत की फौज जो है वो इंटरनली इनके साथ कितनी जंगें लड़ चुकी है, इनके साथ ही नहीं चीनियों के साथ भी गुतम गुत्ता हो चुके हैं। हमने आज़ाद करा दिया बांग्लादेश को, ठीक है। उसके अलावा भारतवर्ष के अंदर जो इन्होंने गंद फैलाया था, चाहे वो पंजाब की इंसर्जेंसी हो, J&K की हो, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, भारत की फौज हर एक लेवल में, हर एक थिएटर के अंदर लगातार एक बैटल एक्सपीरियंस करके बैठी हुई है। उनका जो एक्सपीरियंस है इनसे बहुत ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि भारत की फौज पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं कर रही। हमारा काम है, देश की जो गवर्नमेंट हुक्म देगी हमने उसका काम करना, प्रोफेशनल, बिल्कुल प्योर प्रोफेशनल आर्मी। हम उसको कंसंट्रेट करके बैठे हैं कि हमें मौका दीजिए, हम इसको ख़त्म करें। अब ये नहीं कि मैंने लूटपाट करनी है, मैंने अभी अपनी एक फार्म बनानी है, मैंने बाहर के मुल्क में अपना मकान बनाना है, मैंने यहाँ से अपने वो ट्रांसपोर्टेशन का एक बिजनेस चालू करना है, मैंने इस पॉलिटिशियन को बंद कराना है, मैंने वह BLA के जो बलूचिस्तान की औरतों को पकड़ के ले जाना है। इस काम के अंदर अगर पाकिस्तान की फौज लगी रहेगी तो लड़ेगी क्या? ये लड़ने के काबिल नहीं है। बिल्कुल यही बात मैं बताऊं, जब एक लड़ाई चालू हो जाती है
उसके बाद बॉर्डर का कहानी खत्म हो जाती बिल्कुल, ये है। बॉर्डर तब तक है जब तक हम पीस टाइम में बैठे हैं। जैसे ही जंग चालू हुई तो अब बोले साहब ये मेरा बॉर्डर है, बॉर्डर खत्म हो गया ये। उसके बाद तो मैं इधर से जाऊं चाहे मैं इधर से जाऊं, ये पूरा भी क्या है मेरी प्लेइंग ग्राउंड है। बिल्कुल। उसके जैसे बाद पाकिस्तान का सियालकोट हो, लाहौर हो, वो मेरे लिए खेल का मैदान है। ये बॉर्डर तब तक ही है जब तक जंग शुरू नहीं हुई। एक मैं छोटी सी बात और ऐड करना चाह रहा था, प्रोफेशनलिज्म वाली बात है। साथ टेन्योर कश्मीर में रहे हैं, कभी भी आम आदमी को नहीं मारा हमने, मारा मिलिटेंट्स को। वहां पर लोकल तो ये थे कि वहां की लड़कियां राखी बांधती थी मुझे, कहती कि जनाब ये है, और लोग कहते थे जनाब ऊपर खुदा नीचे आप, मतलब क्योंकि आम आदमियों के खिलाफ आपने भारतीय सेना का कहीं भी कोई केस नहीं देखा होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी की सेना का है कि 5000 लोग बलूचिस्तान से उठा लिए, कि खैबर पख्तूनवा से उठा लिए, जिनका आज कोई खबर नहीं, कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा क्या भारत? एक चीज मैं आपको बताऊं जो कि बहुत चल रही है आजकल और बताई जा रही है, और आपने देखा होगा मेजर गौरव आर्या ने इस बात को कहा भी है कई बार कि जो हमारे मुशर्रफ साहब थे, जब उनको पैसा मिलना शुरू हुआ अमेरिका से, तो उनको कहा गया कि कितने टेररिस्ट आप पकड़ेंगे और कितने टेररिस्ट हमें देंगे। उनको हर टेररिस्ट के ऊपर $4000 मिल रहे थे। उन्होंने 4000 लोग ऐसे पकड़े जो कि आम नाई, कोई कबाब वाला, कोई धोबी, कोई ऐसे पकड़ के उनको दे दिए। उनको मार मार के कहा कि तुम टेररिस्ट हो। उन्होंने माना, उन्होंने तालिबानी हो, उन्होंने हैंडओवर कर दिया। ये इस तरह के लोग हैं। और ये आपने एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था कि ये बनिया हैं। आपने आया था वोट बीच में, बनिया तो तुम हो, 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करते हो, आर्मी के हो। और कोई एक बताइए मुझे, आपसे मैं कहना चाहता हूं, इनका कौन सा जनरल जो है, बाजवा चले गए? इनके जितने जनरल होते हैं पुराने, जो बाजवा कहां गए हैं? वो बाजवा परवेज मुशर्रफ यूके में चले गए। तो सारे के सारे भाग जाते हैं। अरे देश छोड़ के भाग जाते हो। पहले इस देश को, तुम अगर इसके देशभक्त हो, अपने देश में रहो। रिटायरमेंट के बाद चूंकि जनता को पता रहता है कि इन्होंने क्या लूटपाट मचाई है, जनता इनके पीछे पड़ जाती है, तो रुकते नहीं है। बच्चे इनके कभी नहीं पढ़ते पाकिस्तान स्कूल्स में, सारे के सारे बाहर पढ़ते हैं। सारा पैसा, सारी ज्वेलरी, सारे डॉलर्स इकट्ठा करते हैं, सब भेज देते हैं। तो ये इस तरह की फौज होती है क्या? ये फौज नहीं है, ये अपनी ही जनता को लूट रहे हैं, लुटेरे हैं, गिरोह है ये। बिल्कुल। यही कारण कई बार पाकिस्तानियों को सुना मैंने कि जनाब इन्होंने बर्बाद कर दिया हमें, हमारे नेताओं ने, हमारे फौजी अफसरों ने। क्योंकि मैं अभी वो बयान निकला हुआ हो तो मैं सुना भी देता हूँ। फजलुर रहमान इनके एक नेता है। ये दरअसल उधर उस साइड से आते हैं, बलूचिस्तान से, अपने खैबर पख्तूनख्वा से। इन्होंने अभी कल का बयान दिया है। इन्होंने कहा अपनी फौज से कि अरे तुम ये कश्मीर छोड़ो, अफगानिस्तान संभालो। कश्मीर कर रहे हो, यहाँ अफगानिस्तान तुम्हारा दुश्मन बन गया है। बिल्कुल। और उसको उनको चिंता ये हो रही थी कि ये अफगानिस्तान इतना प्रो इंडिया कैसे हो गया, और ये तो तालिबान वाला अफगानिस्तान है। हाँ, करेक्ट। वो पूरी तरीके से प्रो इंडिया है। आप भी परसों एमपी का भी बयान दिखा रहे थे वहां पर कि एमपी भी गाली दे रहा था इनको, कि भगा रहा था कि आप लोग जाओ, आए दिन यहाँ मछुआरों के आप तेल चुरा लेते हो, और वहां पर जरा में वो बयान है मेरे पास, सुनाता हूं, आप सुनिए जरा। इनका एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया है, सांसद है, फजलुर रहमान पाकिस्तान के। कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए, कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? रियासती पॉलिसी है जिसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं। लोग बेवकूफ नहीं होते, हर चीज को समझते हैं लोग। अगर इंडिया के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर होगी। अगर अफगानिस्तान के साथ मामला होगा, कौम एक सफ पर नहीं होगी।
बड़ी बात की है, जी। बहुत बड़ी बात कही है। और इन्होंने पहले भी एक बार कहा था कि वहां पर खैबर पख्तूनख्वा इलाके में और बलूचिस्तान में कितनी जगह ऐसी है जहां पाकिस्तान की फौज जाने से डरती है, और इन्होंने कितना सच बोला है। देखिए, भारत जो इन्वेस्ट करता है, कि भारत करता है लोगों में इन्वेस्ट, भारत करता है लोगों की भलाई के लिए। आज अफगानिस्तान में आम आदमी से अगर आज पूछोगे तो हिंदुस्तान, हमारे एक्टर्स, हमारी बातचीत, उन चीज़ों को याद करते हैं। खाली आज अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो हम उस पर नहीं जाते। आज देखिए, तालिबान जब आया था तो पाकिस्तान ने घी के दिए जैसे जलाने वाली बात की थी कि अब तो हमारी सरकार आ गई, लेकिन वो समझ गए असलियत क्या है इनकी, क्या इनकी खासियत है, इनकी किस प्रकार से। आर्मी का हाल देखा होगा, जो पुलिस वाले इनको धमका रहे थे बलूचिस्तान में जी। बलूचिस्तान, अरे यही थे, नहीं, अफगान यही थे। खैबर पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा में थे। उन्हें बोला जा अपने जर्नैल को ले आ और जाओ उधर कश्मीर में लड़ो, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। वो सरेआम उनको बंदूकें दिखा के बोल रहे थे ऊपर से। कौन? पाकिस्तान की पुलिस उसकी खैबर पख्तूनख्वा की किसको बोल रही है? पाकिस्तान की फौज को सरेआम गालियां निकाल रहे थे वो। ये तो इनका अंदरूनी मामला है। और दूसरा क्या है कि जब एक मुल्क जिसकी आर्मी अपना काम छोड़ के लूटपाट और पॉलिटिक्स में लगी हुई है, वो क्या अपना माहौल बनाएगी? अफगानिस्तान के साथ क्या इनकी फॉरेन पॉलिसी, क्या इनकी इंटरनल पॉलिसी, क्या इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या हो गया? इन्होंने बोला साहब हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे चाहे हमको घास खाना पड़े, तो बम बना लिया। अब ये बम दिखाते हैं और घास खाते हैं। ये क्या सिर्फ बम दिखा के घास खा रहे हो, और यही तुम्हारी औकात है, और अभी घास के बाद मिट्टी भी खानी पड़ेगी तुमको। अच्छा, बिलावल भुट्टो ये भी बोल रहे हैं खूब। बिलावल भुट्टो का एक नया बयान आया जिसमें इन्होंने कहा, डायलॉग पुराना ही दिया इन्होंने, कि सिंधु नदी में पानी बहेगा या खून बहेगा, वही टेप दोबारा, और कहा कि आतंक तो बहाना है, दरअसल सिंधु निशाना है। बिलावल ने धमकी दी कि पाकिस्तान भारत के साथ आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार। ये आदमी नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं, मैं बताऊं, अभी इसको शायद मालूम नहीं इंडस रिवर का असली मतलब क्या है। आपने हिंदू कुश पहाड़ों का नाम सुना होगा, हिंदू कुश, इंडस रिवर। हिंदुस्तान का नाम किससे पड़ा था? इंडस रिवर से। इंडस रिवर हिंदुस्तान की है, तुम्हारे बाप की नहीं है। इंडस रिवर से हमारा नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान इंडस रिवर को तुम्हारे अंदर जाने से रोक देगा, या तुम्हें अपने अंदर मिला लेगा, या तुम्हें अपने अंदर मिला लेगा। बिल्कुल। और ये कह रहे एक सफलता मिली है, मान रहे हैं जो हमला किया है, इसका भी जो बयान आया था, एक सफलता मिली है और खून बहेगा, यानी कि यही काम कर रहे हैं। ये बात आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए सर, ठीक है, ये बिलबिलाने दीजिए इन लोगों को, बिलावल जी को भी, और भी फिलहाल ये इनको काफी वक्त तक मुझे लगता है करना पड़ेगा। रोज ये इस डर के साथ सोएं कि भारत का जहाज आया या भारत की फौज आई, और अगले दिन रोज सुबह फिर उठें, फिर उसी डर में दिन गुजारें अपना। यही अगले कुछ दिनों तक इनकी जिंदगी है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया जनरल सोई।